नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बेहद खास परिचर्चा, बिहार केंद्रित परिचर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार से कई सारी खबरें इस रूप में आ रही है, यूं कहें कि कल सुबह से ही या परसों रात से ही जिस प्रकार की राजनीतिक हलचल चलनी शुरू हुई, उस हलचल के बाद अब बिहार का सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों की बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से विदाई की जो परंपरा है, क्या उस परंपरा का निर्वाह अब भी होने जा रहा है? क्या संजय झा और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां ज्यादा बढ़ती जा रही है? आखिर क्या कारण है कि मनीष वर्मा की यात्रा को रोकने के बाद अब जिस प्रकार की गतिविधियां बिहार की सियासत में देखी जा रही है, उसमें संजय झा को राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के नेता और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इन दोनों में से एक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है, उनके बोझ को हल्का किया जा सकता है। और इन सब के बीच बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी काफी कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सख्ते में है और इस रूप में सख्ते में है कि आनंद फानन में कल ही मैंने आपको बताया था कि जनता दल बिहार में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों और नेताओं की बैठक हुई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था। नीतीश कुमार बीमार क्या पड़े, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी बुखार और गर्म ठंडा की वजह से, सर्द गर्म के मौसम में थोड़ी सी तबीयत उनकी क्या खराब हुई थी, बिहार में एनडीए की ही राजनीतिक तबीयत नासाज दिखने लगी। इस रूप में दिखी कि बिहार में इन्वेस्टर समिट हुई, नीतीश कुमार का चेहरा भी लगा बड़े से ऐड पर, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। और अब जो खबरें आ रही है, अंदर खाने बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। किस रूप में तेज है, चलिए इस पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिहार के लाइव वायर है आप, और जिस प्रकार से कल क्या, जिस दिन अमित शाह का इंटरव्यू हुआ उसके ठीक कुछ देर के बाद जैसे ही वो क्लिप आई, उसके बाद आपने न्यूज लॉन्चर पर जिस प्रकार से अमित शाह के इंटरव्यू को बताया, उसके बाद क्या टेलीविजन, क्या सोशल मीडिया, क्या गोदी मीडिया, सब बिहार की राजनीति पर आकर केंद्रित हो गए। और जैसे ही पहला क्रेडिट तो आप ही को जाता है कि आपने पकड़ा उसे, और जैसे ही वो केंद्रित हुए उसके बाद नीतीश कुमार की गतिविधियां साफ दिखने लगी, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी गतिविधियां दिखने लगी, और गतिविधियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी के रूप में भी दिखने लगी कि आनंद फानन में प्रदेश के नेताओं की बैठक कर उन्हें नेता घोषित किया गया। लेकिन जेडीयू के लोगों से बात करें तो कहते हैं कि अरे इनकी क्या हैसियत है कि ये नेता घोषित करेंगे। नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट तो सबसे पहले अरुण जेटली और सुशील कुमार मोदी ने घोषित किया। आज की तारीख में बिहार में नीतीश कुमार को चेहरा गठबंधन का घोषित करना है तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह घोषित करें, जो इंटरव्यू दिए हैं वो घोषित करें। अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, लेकिन सवाल घूम फिर कर यही आता है कि जनता दल यूनाइटेड में भारतीय जनता पार्टी से सिंपैथी रखने वाले नेताओं की क्या पर कतरने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि संजय झा मुख्यमंत्री आवास आजकल नहीं जा रहे हैं, वो पटना की बजाय दरभंगा की फ्लाइट ही पकड़ ले रहे हैं जब से उन्होंने दिल्ली में डिनर दिया है। पटना की फ्लाइट गलती से नहीं कि उधर जाने का नहीं, मुंबईया लैंग्वेज में कहते हैं ना, उधर जाने का नहीं। ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में अब आपको क्या लगता है, संजय झा की एक जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की, क्या उन्हें मुक्त किया जा सकता है? देखिए, खबर तो बिल्कुल आपने सही बताया। संजय झा से नीतीश कुमार नाराज हैं। अब किस हद तक नाराज है? अब इस हद तक नाराज है कि उनको पदमुक्त किया जा सकता है, या उनके उनके ऊपर, उनके कंधे के ऊपर जो बोझ है उनको कम किया जा सकता है, क्योंकि वह राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और जिस प्रकार से पार्टी, मतलब डिनर पार्टी का आयोजन हुआ था संजय झा के आवास पे, और उसमें दूल्हा जो होना चाहिए, यानी चीफ गेस्ट जो होना चाहिए था, वो नीतीश कुमार को होना चाहिए था। डिनर पार्टी कौन दे रहा है? जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। दूल्हा कौन है? अमित शाह। होना कौन चाहिए था? नीतीश कुमार। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार को निमंत्रण गया था, पर नीतीश कुमार किस कारण से नहीं आ पाए।
चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार को निमंत्रण नहीं भी गया था। दोनों चर्चा चल रही है। यदि इस प्रकार की बातें हैं, और चर्चा ये भी है कि 2-3 ऐसे नेता है तो वो जेडीयू के नेता, लेकिन उनमें प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से बीजेपी का हो गया है। वो बीजेपी को इस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं जैसे बीजेपी के नेता हो। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, खासकर संजय झा और नीतीश कुमार के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि कल संजय झा ने यह स्पष्ट कर दिया, क्योंकि अटकलें लग रही थी अमित शाह के बयान के बाद, कॉन्क्लेव में दिए गए अमित शाह के बयान के बाद ये अटकलें लग रही थी। ऐसा क्या समस्या है कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, खासकर ये दोनों नेता जो दिल्ली की राजनीति को देखते हैं, बीजेपी और जेडीयू के बीच में सेतु का काम करते हैं, अमित शाह के रिएक्शन पे अब तक उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया है। कल संजय झा ने यह बयान दिया है कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी। हालांकि कल उमेश कुशवाहा के आवास पे तमाम एनडीए के जो घटक हैं उसके प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी। क्या ये जेडीयू की तरफ से बुलाई गई बैठक थी, और क्या एनडीए के घटकों को कहीं ना कहीं फटकार लगाया गया है कि आपके जो शीर्ष लीडर हैं क्या बोल रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है। तो हालांकि आपने कल देखा कि दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिलीप जायसवाल की हैसियत क्या है। क्या दिलीप जायसवाल डिसीजन मेकर हैं बीजेपी में? डिसीजन मेकर तो भैया दो ही हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा को भी मैं डिसीजन मेकर नहीं मानता हूं, वो मीडियम है, माध्यम है। डिसीजन ये दोनों लेंगे और कम्युनिकेट ये कर जेपी नड्डा करेंगे, और जो डिसीजन मेकर हैं वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। और 6 तारीख को आ रहे हैं, 5 को सुशील मोदी जी को लेकर कोई कार्यक्रम है, शायद 5 को ही आएंगे। 6 को कार्यकर्ताओं से मिलने का एक बैठक है अमित शाह जी का। उस बैठक में क्या होता है, कौन सी खिचड़ी पकती है, अमित शाह के स और मात में कौन सा, वो अपने पिटारा में कौन सा मतलब फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, ये तो 5-6 को पता चलेगा। लेकिन अमित शाह की बिहार में एंट्री होने जा रही है, उस अमित शाह का जिनका नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा है। जी, उस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन पहले हमको ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दिए गए इनके अमित शाह के बयान के बाद, सदन में दिए गए बयान के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी और उनकी नीतीश कुमार की अंतरात्मा को झकझोरने की कोशिश की। अब उसके बाद अब आप देखिए कितना इसमें मतलब बहुत महीन बातें हैं। उस चिट्ठी के जवाब में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसा लगा कि संजय झा एकदम हावी हो गए। मतलब वहां भी वो नीतीश कुमार को लेकर के बचाव तो अमित शाह का ही कर रहे थे उस चिट्ठी का जवाब देकर, नीतीश कुमार का बचाव तो कर नहीं रहे थे, तो क्लियर है। लेकिन अमित शाह ने कॉन्क्लेव में जो कहा, अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उन्होंने क्यों नहीं काउंटर किया उस बयान का कि इस बयान को आप वापस लीजिए। ये क्यों नहीं कर पाए संजय झा, ये क्यों नहीं कर पाए ललन सिंह कैबिनेट में रह के। ये बात तो नीतीश कुमार को खटक रही होगी। अच्छा आप ये बताइए, संजय झा की इतनी हैसियत है, एक जमाने में अरुण जेटली के पीए अरे रहे संजय झा की इतनी हैसियत है, किस काम के लिए दिल्ली में रखा है, इसी लिए तो रखा है। अरे हैसियत है क्या, हैसियत है। जेपी नड्डा के द्वारा कोई बयान दिया जाता है तो वो रिएक्ट करेंगे, लेकिन अमित शाह नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान पे हैसियत सिर्फ नीतीश कुमार की है, संजय झा की नहीं है। एक चीज बताइए ऋषि जी, हमको एक चीज बताइए, जे बिहार में 35 विधायकों पर एक राज्यसभा सांसद चुने गए। एक मिनट ऋषि जी, एक मिनट। जनता दल यूनाइटेड सेल्फ सफिशिएंट था कि एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजे। जेडीयू ने एक आदमी को राज्यसभा भेजा, संजय झा को, न 3 में न 13 में। वो तो नीतीश कुमार के रहमो करम पर राज्यसभा में है, वो नीतीश कुमार के रहमो करम पर नेता है, वो नीतीश कुमार के रहमो करम पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है। तो बीजेपी की तरफ से जो आया
अमित शाह की तरफ से जो कॉन्क्लेव में कहा गया कि इस पर अभी नहीं, इस पर जो होगा अब इस तरह के कार्यक्रमों में ऐसे जवाब नहीं दिए जाएंगे, वो स्पष्टीकरण मांगने में उन्हें डर किस बात का है, ये बताइए ना। केजरीवाल से डर नहीं लगता है, अमित शाह से डर लगता है। वाह, अमित शाह का कौन सा एहसान है संजय झा पर? आप या तो संजय झा खुलासा करें। अब तरह तरह के दबाव होते हैं, अब कहने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं। नहीं, वही तो कैसे कोई दरअसल चूहा से जानना बिला। चाहते हैं भाई, वो रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, राज्यसभा के लोग भी अब देखिए जनता के प्रतिनिधि देखिए भी माने जाते हैं संविधान के दायरे में। उसका एक तरीका हो सकता था कि जैसे ही अमित शाह ने नीतीश कुमार की लीडरशिप को लेकर मतलब जवाब दिया, हालांकि उसके उसमें 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 थोड़ा और आगे बढ़ के देखने की जरूरत है। अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। अरे भैया, एनडीए, आप एनडीए के घटक हैं, नीतीश कुमार आपकी पार्टी के नेता नहीं है। ये आपकी पार्टी के का सिर्फ डिसीजन नहीं है कि पार्लियामेंट बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। तो किस कैपेसिटी में अमित शाह ने कहा, यह अमित शाह ही बताएंगे। लेकिन मैं आपके बात से सहमत हूं कि संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार को दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिएक्शन देना चाहिए। नीतीश कुमार ने वो ताकत दी है। लेकिन अमित शाह किसी सवाल को लेकर अपना स्टैंड यदि वो क्लियर स्टैंड उन्होंने जो रखा, मुझे नहीं लगता है कि संजय झा की वो हैसियत है। मतलब देखिए, पद पे आसीन कर देना। अरे वो तो संसद में, सुप्रिया सिंह तो संसद में भी नहीं है, वो सीधे सीधे अमित शाह को घेर रही है। उनको डर नहीं लग रहा है, इनको क्या डर है? सुप्रिया सिंह तो सांसद में नहीं है, एक सामान्य महिला है, वो सीधे सीधे अमित शाह को घेर रही है, इनको क्या डर है? अरे हिम्मत भी तो चाहिए। अब कल दिलीप जायसवाल के बयान के बाद संजय झा ने क्यों बयान दे दिया कि नीतीश कुमार के लिए लीडरशिप में चुनाव होगा? दिलीप जायसवाल के बयान के बाद संजय झा बयान दिए। आप समझ जाइए इन लोगों का क्या हैसियत है। और इसी रिस्पांस के कारण नीतीश कुमार नाराज है। हो सकता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई हो बीजेपी और संजय झा के बीच में, अमित शाह और संजय झा के बीच में। मैंने पहले ही कहा कि दो तीन ऐसे नेता हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में सेतु का काम करे। वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बीजेपी के नेता हो, और ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे बीजेपी के नेता हो। तो यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं। एक तो हिम्मत भी चाहिए। देश में तो एक से एक प्रधानमंत्री हुए हैं, लोग नेहरू और इंदिरा गांधी और वाजपेयी का नाम क्यों लेता है? तो ये पद पे आसीन कर देना और पद को सुशोभित करना, दोनों में अंतर होता है। जी जी ऋषि जी, आपने देखा पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए थे प्रशांत किशोर, बकौल नीतीश कुमार अमित शाह के कहने पर बनाए गए थे, और अमित शाह के साथ अलायंस में रहते हुए नीतीश कुमार ने उन्हें निकाल बाहर किया। आपने ये भी देखा आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, राज्यसभा में नेता बनाया था, वो मंत्री भी बन गए थे। कैसे बने थे वो मुझे नहीं पता, बिहार के लोगों को बखूबी पता है। खैर, उनको भी नीतीश कुमार ने निकाल के बाहर फेंका। अब सवाल ये उठता है, ललन सिंह को देखिए, जब चाह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिल्ली में बैठक बुला करके उनकी जिम्मेदारियां कम कर दी, अध्यक्ष का पद ले लिया। तो भला संजय झा किस खेत की मूली है, ये बताइए। अब जो खबरें आ रही है, क्या वो चिट्ठी आफाक अहमद खान या किसी के हस्ताक्षर से आपको दिखाई दे देगी सोशल मीडिया में किसी दिन कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है? उनके ऊपर काम का दबाव है, दोहरे पदों पर है, राज्यसभा में नेता भी है, वो चिट्ठी वही लिखते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया कि क्या वो चिट्ठी किसी भी दिन आ सकती है आपके सामने? देखिए, संजय झा का उपयोगिता कई मायनों में है। यदि नीतीश कुमार को यह लग जाएगा कि संजय झा के बॉडी में बीजेपी का आत्मा प्रवेश कर चुकी है, जैसे आरसीपी सिंह के साथ हुआ था, ये नीतीश कुमार के आदमी हो और वो भूपेंद्र यादव और तमाम नित्यानंद राय उनके यहाँ हर शाम में बैठा करते थे, और अमित शाह से डायरेक्शन ले रहे थे, और ऐसा चर्चा था कि वो पार्टी का डिवीजन करा सकते हैं।
तो ऐसा कोई स्थिति हो, यदि नीतीश कुमार को भनक लग जाएगा और तो नीतीश कुमार एक झटके में कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए बीजेडीयू के कई ऐसे नेता हैं किंग कर्तव्य विमुक्त स्थिति में है, वो दुकानदारी भी चलाना चाहते हैं लेकिन दुकानदारी के साथ वफादारी भी दिखाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बहुत से नेता देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इस उम्र के पड़ाव में है, कब तक वफादारी दिखाएं, दुकानदार अपनी दुकानदारी तो भी सेट कर लें। आप देखिए जैसे ही संजय झा को राज्यसभा और तमाम चीजें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो ललन सिंह भी परेशान हो गए कि भाई अब मेरी प्रासंगिकता क्या सिर्फ केंद्रीय मंत्री तक सीमित रह जाएगा क्या? हम नीतीश कुमार के सामने। ऋषि जी हमें ये बताइए, नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में है तो नरेंद्र मोदी क्या विराट कोहली की उम्र में है क्या? देखिए आप बात समझ नहीं रहे। एक नैरेटिव बनाया जाता है, जैसे पटनायक साहब के लिए नैरेटिव बनाया गया। एक खास प्रकार का फुटेज उड़ीसा विधानसभा चुनाव के समय रिलीज किया गया, आपको याद होगा। क्या नीतीश कुमार इतना बीमार हो गए हैं कि वो शासन प्रशासन और पार्टी नहीं चला सकते हैं? ये नैरेटिव कौन बना रहा है? नैरेटिव तो राजद वालों को बनाना चाहिए था, तो राजद वाले कम और ये इनके सहयोगी अधिक बना रहे हैं। राजद वाले कम और इनके जो मतलब साथ में जो है एलायंस पार्टनर, ऐसा चर्चा है जी। तो एक नैरेटिव कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से सही नहीं है, नीतीश कुमार शारीरिक रूप से सही नहीं है, ये नैरेटिव कौन बना रहा है? और ऐसे नैरेटिव से किसको फायदा होगा? राजद तो विपक्षी पार्टी है ही, लेकिन सहयोगी कमजोर होंगे तो होता है ना, एक आदमी गरीब बनता है तो दूसरा आदमी अमीर बनता है, तो वही एक सहयोगी कमजोर होगा तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो ये समझने की जरूरत है और ये नीतीश कुमार भी समझते हैं। अच्छा ऋषि जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं और बहुत से लोग तो सुन लीजिए ना, मैं एक बात कर खत्म करूंगा। बहुत से लोग तो सपना भी बुनना शुरू कर दिए हैं, कपड़ा कोट पैंट भी सिलाना शुरू कर दिए हैं। चर्चा तो ये भी है, बहुत से चर्चा है। हाँ आप सवाल कीजिएगा तो मैं जवाब दूंगा। बहुत से लोग कोट पैंट मतलब लगा के तैयार है। ऋषि जी मैंने 2 दिनों से चर्चा सुनी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और बिहार का सम्राट बनने के लिए कुछ लोग लाइन में है। कौन बिहार का लोकतांत्रिक सम्राट बनना चाहता है? अरे भैया, अरे आप ना अपने से क्यों डरते हैं? पत्रकार हैं, नित्यानंद राय है, सम्राट चौधरी है, सम्राट सब जानकारी है आपको। सम्राट चौधरी है, नित्यानंद राय है, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने कोट पैंट सिलवा के तैयार है कि भाई कि बजट के बाद कुछ ऐसा हो कि उनका भी नंबर आए। लेकिन मैं बता देता हूं, जब तक नीतीश कुमार है, इस प्रकार के जो ख्वाब पालने वाले लोग हैं वो अपने कुंभकर्णी निंद्रा में ही रहे। जब तक नीतीश कुमार है भैया ये संभव नहीं है, समझ लीजिए इस बात। चलिए जी एक सवाल इसमें और एक सवाल और उभर करके सामने आता है। संजय झा का जिक्र हुआ तो एक आखिरी सवाल संजय झा पर ले लेते हैं, फिर दूसरे मुद्दे पर आएंगे। संजय झा को नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया था कि दिल्ली में बीजेपी के साथ, चूंकि बिहार का विधानसभा चुनाव है, अलायंस को लेकर चीजों को तय करेंगे। झारखंड का भी चुनाव था कुछ दिनों पहले। अब झारखंड के चुनाव के लिए तो कर नहीं पाए, खुद नीतीश कुमार को डायरेक्ट बात करके राजा पीटर और सरयू राय के लिए सीट लेनी पड़ी। वो भी सीट सरयू राय की बदली गई, हालांकि वो जीत गए लेकिन बदली गई। तो जिस काम के लिए कि हाँ भाई हमें ये सीट चाहिए, बिहार में इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, वो काम तो संजय झा करते हुए दिखाई दे नहीं रहे। अब सवाल ये कि जो जिम्मेदारी दी उसके बदले कहा जा रहा है कि वो तो अमित शाह के साथ एकदम साष्टांग दंडवत दिखते हैं उनके सामने। इस काम के लिए तो, यही काम करने के लिए तो आरसीपी सिंह की रुखसती हुई। आपको याद होगा आरसीपी सिंह की रुखसती क्यों हुई। अब कमोबेश उसी ढर्रे पर यदि परसेप्शन बन रहा है कि संजय झा जाते हुए दिख रहे हैं, मैं नहीं जानता जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन परसेप्शन जो बन रहा है, उसके बाद क्या आपको लगता है कार्यकारी अध्यक्ष को हटाने के लिए तो एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी और प्रस्ताव पारित होगा, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष तो
इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, एक चिट्ठी से बन गए, तो चिट्ठी से हटा भी दिए जाएंगे। आखिर संजय झा वो सब काम छोड़ करके दूसरा काम करते हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं? सबका अपना सपना होता है, जी। सबकी अपनी अपना दुकानदारी सपना मनी होती मनी, है। अपना सपना मनी मनी। सबका सपना होता है, सबका सपना होता है कि एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बन जाए। जैसे नीतीश कुमार का भी सपना है कि एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए, तो सबका सपना होता है। और संजय झा जो है अति महत्वाकांक्षी नेता है। एक पीए से लेके एक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर, उससे आगे क्या कौन सा मंजिल उनको मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। तो अति महत्वाकांक्षी नेता तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने उनको दिया है, यदि जिम्मेवारी में वो सफल नहीं होते हैं, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तब होगी। झारखंड छोड़ दीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव में यदि 5 सीटों, मतलब बीजेपी से 5 सीटों से भी अधिक चुनाव जेडीयू नहीं लड़ती है, यदि जेडीयू की जो भूमिका है बड़े भाई की भूमिका नहीं होती है, कम से कम 10-15 सीटों का भी वो मतलब डिफरेंस नहीं करा पाते हैं बीजेपी जेडीयू में, तो फिर क्यों आपको बनाया गया? राज्यसभा जाने के लिए तो बहुत से ऐसे नेता हैं। और संजय झा, मैं दावे के साथ कहता हूं, मिथिला में संजय झा कितना वोट दिला पाएंगे पार्टी को? कितने ब्राह्मण को तोड़ के ले आएंगे यदि बीजेपी का साथ नहीं होगा? तो ये हैसियत है क्या? और संजय झा का सपना एक ये भी था कि दरभंगा से एक बार लोकसभा चले जाए। क्या हुआ? एक बार लड़े थे ना। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट और पब्लिक डोमेन की राजनीति, मतलब जनता की राजनीति और मैनेजमेंट की राजनीति, तो दोनों में अंतर होता है। अच्छा, तो संजय झा मैनेजमेंट की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उसी काम के लिए रखा गया था, लेकिन बात दूसरी आ रही है। खैर ऋषि जी, एक राष्ट्रीय जनता दल पर आते हैं। दो बातें मैंने सुनी है और उन दोनों पर हम आपकी तवज्जो चाहेंगे कि है क्या मामला। एक चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के करीब भी बताए जाते हैं, और अक्सर करीबी ही महत्वाकांक्षी ज्यादा होते हैं, ये आप जानते हैं। नीतीश के करीबी जितने लोग बने, आपको पता है कि एक एक करके उनकी रुखसती किस अंदाज में हुई है। वो वशिष्ठ नारायण सिंह को छोड़ दीजिए अगर, तो जितने करीबी उनके बनते चले गए, रुखसती उसी अंदाज में होती चली गई। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल को प्रदेश अध्यक्ष चुनना है, अब चर्चाओं की बात मैं कह रहा हूं। कहा जा रहा है कि कथित तौर पर नीतीश कुमार की मंशा के अनुरूप एक अति पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि आलोक मेहता प्रदेश अध्यक्ष बने। जो मेरे पास जानकारी आई है, क्या है वो तो आप बताएंगे। लेकिन अब एक दूसरी बात सामने आ रही है कि आलोक मेहता को नीतीश कुमार स्टैंड बाई में रखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को उप मुख्यमंत्री पद अगर दिया जाए, अगर हालात वैसे बने तो एक ही क्यों दिया जाए, सम्राट चौधरी और उपेंद्र, क्योंकि नीतीश कुमार बैलेंसिंग राजनीति करते हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाओं को बल भी मिलता है। सम्राट चौधरी को जब ऊपर चढ़ा दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा डाउन होने लगे, तो सम्राट चौधरी की तुलना में तो हमेशा चुनाव जीत कर आने वाले नेता रहे। विधानसभा में, लोकसभा भी 1-2 बार पहुंचे। आलोक मेहता जमीनी कुशवाहा नेता है, तो क्यों ना एक बार उनको भी सम्राट चौधरी वाली जगह दिला दी जाए तेजस्वी यादव के साथ साथ कैबिनेट में। तो इन दोनों सवालों पर अति पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक को प्रदेश अध्यक्ष देने की बात सामने आ रही है। कुछ नाम भी मैंने सुने हैं, और इसी वजह से आलोक मेहता को, ताकि अगर बीजेपी अगर अपनी राजनीतिक हैसियत को से आगे बढ़ने की कोशिश करती है बिहार में, मतलब महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ाती है, तो पर कतर दिया जाए, तेजस्वी यादव को इसके लिए राजी किया जाए कि भाई आप तो बनिए ही डिप्टी सीएम, लेकिन एक डिप्टी सीएम कुशवाहा भी बना दीजिए। क्या लगता है आपको? क्या चर्चा है? पूरी बात विस्तार से बताइए। जी, मुझे लगता है कि मार्च के बाद ये डिसीजन हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष का कमान किसको दिया जाएगा, क्योंकि जगदानंद सिंह कल से पार्टी कार्यालय जाने लगे हैं, और जो एक डिफरेंसेस था लालू परिवार और जगदानंद सिंह को लेकर, उसको दूर कर लिया गया है। जगदानंद सिंह का ये रिजर्वेशन था कि जो जिस प्रकार से पार्टी का सपोर्ट मिलना चाहिए था, खासकर पार्टी के एक वर्ग का,
अब एक वर्ग कौन है? युवा वर्ग है। पार्टी में दो वर्ग हैं, ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड। तो यंग गार्ड का सपोर्ट नहीं मिला। आप संकेत समझ लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो उस डिफरेंसेस को दूर कर लिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव ने कहा है कि आप मार्च तक पार्टी को संभालिए। चर्चा ये भी है कि पार्टी कार्यालय कम, वो घर से ही पार्टी के कामकाज को देखेंगे। एक उम्र का भी पड़ाव है। सदानंद सिंह इसलिए तैयार हो गए हैं। अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा। तेजस्वी यादव और संजय यादव दोनों मिलके इस तैयारी में है कि किसी युवा को कमान दिया जाए पार्टी को, मतलब पार्टी का कमान किसी युवा को दिया जाए। और तेजस्वी यादव का ये सोच है, जैसा मुझे पता चला है, कि एक तीर से कई शिकार किया जाए। और उसमें जैसा आपने कहा, एक व्यक्ति है, एक एमएलए है पार्टी के, इजराइल मंसूरी, जो कांटी से 2020 में चुने गए थे। और इजराइल मंसूरी जो है अति पिछड़ा समाज से, एक तो मुस्लिम है, मुस्लिम में भी अति पिछड़ा समाज से। और मुस्लिम में जो अति पिछड़ा समाज है, जनरली नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो फार बेटर है, नहीं आते हैं तो क्यों ना नीतीश कुमार के उस वोट बैंक में सिंध लगाया जाए। एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना के, जो युवा भी है। और इजराइल मंसूरी की जो छवि है, एक ईमानदार और कर्मठ नेताओं का रहा है। आप समझ सकते हैं कि 2020 में जब ये इजराइल मंसूरी कांटी से चुनाव लड़ रहे थे, तो इनके विरुद्ध मोहम्मद जमाल जेडीयू के ऑलरेडी उम्मीदवार थे। मोहम्मद जमाल जो है जेडीयू ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया था। और निर्दलीय अजीत कुमार जो पूर्व मंत्री रहे हैं, तेज तर्रार नेता हैं, उनको उतार दिया गया था। 25,000 समथिंग वोट मोहम्मद जमाल को आया था। फिर भी मोहम्मद इजराइल मंसूरी जो है 10,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे। और इजराइल मंसूरी का ये एक मतलब ये है, मतलब लोगों में, आम कार्यकर्ताओं में है कि वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। मंत्री थे, लेकिन मंत्री होने के बावजूद भी बहुत आसानी से उपलब्ध हुआ करते। तो तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि एक तो तेजस्वी यादव और राजद पे लगता है कि एमवाई में एम डेंट होती जा रही है। कभी एआईएम कांग्रेस का भी आप बयान देखिए कि एक किसी मुस्लिम तबका से आने वाले व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। तो जो एमवाई में डेंट लग रहा है उसको भी वो साथ लेंगे। अति पिछड़ा समाज को भी मैसेज देंगे कि भाई देखिए, अति पिछड़ा का कोई हितैषी है तो वो राजद है। और करीब दोनों यदि हिंदू मुस्लिम अति पिछड़ा को मिला दिया जाए तो 37% अति पिछड़ा है जी। तो एक इजराइल मंसूरी दावेदार है, एक रितु जायसवाल है। तो रितु जायसवाल महिला है, तेज तर्रार नेत्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके समाज का झुकाव भाजपा की तरफ है। और मैं उसी में आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वैश्य समुदाय से है, लेकिन वैश्य में जो है वो कलवार समुदाय से आती है। और वैश्य में कलवार के तुलना में तेली समाज की जो समाज के जो लोग हैं वो अधिक हैं। आप किसी भी कंस्टिट्यूंसी में उठाकर देख लीजिए। यही रितु जायसवाल कलवार समाज से ना आके यदि तेली समाज से होती तो आनंद मोहन की पत्नी वहां चुनाव हार जाती जी। और तीसरे बड़े दावेदार जो आलोक मेहता है, तो आलोक मेहता सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि जो राजद के लोकसभा में जो सदन के नेता हैं वो भी कुशवाहा है, और ये आलोक मेहता भी कुशवाहा है। तो दो महत्वपूर्ण पद पे एक ही समाज के आने वाले लोगों को पार्टी कैसे नियुक्त कर सकती है। एक और व्यक्ति है जिसका नाम बहुत तेजी से आ रहा है, रणविजय साहू है। तो ये तमाम लोग हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मोहम्मद इजराइल मंसूरी सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। युवा भी है, अति पिछड़ा भी है और मुसलमान भी जी। ऋषि जी, तो एक तीर से कई शिकार लालू यादव और राजद कर सकती है जी। ऋषि जी, आलोक मेहता पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी
सुशील मोदी को पहले डिप्टी सीएम बनाई। सुशील मोदी का कोई जातीय आधार बिहार में था नहीं, आप जानते हैं। हाँ, इन सब डिप्टी सीएम की तुलना में उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था, इसमें कोई इनकार नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार होते थे, राष्ट्रीय स्तर पर भी। उसके बाद बीजेपी ने रेणु देवी को लाया, तारकिशोर प्रसाद को लाया, एक नोनिया समाज से अति पिछड़ा और एक पिछड़ा यानी कलवार समाज से तारकिशोर प्रसाद। दोनों कुछ कर नहीं पाए और उसके बाद आगे आप देखिए, बीजेपी जब दोबारा जनवरी 2028 में विपक्ष परिवर्तन के बाद सत्ता में आई, नीतीश कुमार ने सत्ता का स्वाद दोबारा चखाया, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लाए गए, एक कुशवाहा समाज और एक भूमिहार समाज। जैसे ही सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई, लालू यादव ने कुशवाहा वोट बैंक पर ध्यान लगा दिया। बिहार में इंडिया अलायंस 7 टिकट कुशवाहा को दिए गए, 7। और कहा जा रहा है कि इस वोट बैंक पर बहुत पैनी नजर है। जाति जनगणना ने भी परिस्थितियां बता दी कि यादव के बाद सबसे ज्यादा वही है पिछड़े वर्गों में। और इस परिस्थिति में कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का पर कतरने के लिए भविष्य में अगर कोई बिहार में फिर से नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन कराते हैं तो राजद को 2 डिप्टी सीएम दिया जाएगा, ताकि सम्राट चौधरी ने जो यूएसपी बनाई है उस यूएसपी को आलोक मेहता के सहारे सबोटाज किया जा सके। तेजस्वी यादव के लिए भी ये विन विन सिचुएशन बताया जा रहा है कि उनके साथ एक और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार बना देंगे, जो उनकी पार्टी के आधार को मजबूत करेगा। क्या लग रहा है, ये बैलेंसिंग एक्ट जब दोनों तरफ चल से करने की तैयारी है, और नीतीश कुमार इसी के खिलाड़ी है। नीतीश कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी किसी खेल के हैं तो इसी खेल के हैं, आप जानते हैं। जाति जनगणना ऐसी कराई कि वैसे जो बीजेपी का एटीएम हुआ करता था, उसको आप ही अभी कह रहे हैं कि तेली समाज, कलवार समाज और रोनियार समाज और सोनार समाज और कानू समाज, दुनिया भर की जातियां उसमें है, सबकी जातीय चेतना जगा दी नीतीश कुमार ने। अब सवाल ये उठता है कि क्या जातियों का समूह तो है ही जी, एक जो आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो पीछे रखने की बात हो रही है, अगर आलोक मेहता प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो क्या माना जाएगा, बिहार में संभावनाओं का द्वार फिर से खुल गया है? अब बिल्कुल देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब क्या हो जाए। अब कल ही नीतीश कुमार बिजनेस समिट में नहीं गए थे, पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पे था कि नीतीश कुमार कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। अभी भी ये संशय बनी हुई है कि नीतीश कुमार कब क्या डिसीजन लेंगे। चर्चा ये भी है कि बजट के बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए देने की जो घोषणा की है, माई बहन मान योजना का उन्होंने जो मतलब एक तरह से नैरेटिव बनाया है, उसके काउंटर में नीतीश कुमार कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है अभिषेक जी। कब क्या हो जाए, कब किससे गठजोड़ हो जाए, कब किससे संबंध विच्छेद हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। नहीं, वो तो मनोज झा ने कहा भी था कि लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने गहरे रहे हैं उसको मापा नहीं जा सकता। वो उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा है ना। अब देखिए, आप एक सवाल, उन दोनों के रिश्तों को आप जो है शब्दों में नहीं माप सकते। आप देखिए, एक सवाल आप पूछना भूल गए। मैं आपको बता दूं, चर्चा ये भी है कि 2020 में जो ऑपरेशन नीतीश कुमार के साथ किया गया, उस ऑपरेशन चिराग मॉडल, भी भनक, चिराग मॉडल, चिराग और प्रशांत मॉडल दोनों का ही है। चिराग और प्रशांत मॉडल जो है उसको इनिशिएट करने की भी चर्चा इन दिनों खूब है। कहा जाता है कि क्लोज डोर मीटिंग प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की हुई है। और यदि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर संयुक्त रूप से यदि कोई ऑपरेशन चलाते हैं वो भी नीतीश कुमार के विरुद्ध, तो जो 44-42 की संख्या थी वो भी और भी घट सकती है। तो तमाम चीजें हैं। और तिरहुत में जो एमएलसी का जो चुनाव हुआ है उसमें आपने स्पष्ट देखा कि चिराग और बीजेपी के लोग कितने जेडीयू के उम्मीदवार के साथ लगे हुए थे। और बीजेपी की ये लालसा हमेशा रही है, देखिए बीजेपी की ये लालसा हमेशा रही है कि अपने गोल्डन एरा में भी हम बिहार में अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाए। अब इससे बड़ा गोल्डन एरा मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को आने वाले समय में मिलने वाला है। तो ये जो कसमोकस जो चल रही है बीजेपी के बीच में, और इधर 5 या 6 को अमित शाह जो आ रहे हैं,
देखिए क्या होता है, इंतजार कीजिए, दर्शकों को भी मजा लेने दीजिए। चलते चलते इतना बता दीजिए कि 5-6 को अमित शाह आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है महादलित, वो समुदाय अमित शाह के बिहार दौरे को किस तरह लेगा। देखिए अमित शाह दिग्विजय सिंह नहीं है। दिग्विजय सिंह में एक खासियत तो है, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने स्वीकार किया था कि मेरे भाषण देने से, मेरे दौरे पर जाने से वोट घटते हैं, इसलिए मैं नहीं जाता हूं। ये उन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह ने कि वोट कटते हैं। अब अमित शाह जो बयान अंबेडकर जी पर दे चुके हैं, उसके बाद क्या किस रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर खाने मना तो नहीं रहे कि अरे भाई नहीं आए तो बेहतर है, हम ही लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा ली तो क्षेत्र में वोट नहीं मिलेगा दलितों का, ये स्थिति तो नहीं बनी है। आप देखिए, एक यदि स्मार्ट नेता होंगे अमित शाह स्मार्ट नेता हैं, लेकिन यदि थोड़ा लचीला रुख अपनाएंगे तो तुरंत उनको आनंद फानंद में माफी मांग लेना चाहिए हाँ, कि सावरकर हम ने कुछ माफी और मांगी थी, कहना उनको चाह क्या रहे, दिक्कत है, मांग लेनी चाहिए। हम कुछ और कहना चाह रहे थे और हमसे गलती ये हो गई कि जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पाए। तो माफी मांगने में, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो इसका नुकसान दिल्ली ही नहीं, बिहार विधानसभा और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी होगा। डिपेंड ये करता है कि विपक्षी पार्टी इस मुद्दा को तब तक कैसे गरम करके रखती है, क्योंकि अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना, आप समझ सकते हैं कि संविधान खतरे में है और जातीय जनगणना कितना नुकसान पहुंचाया कि नरेंद्र मोदी जी 6 घंटे तक पीछे चल रहे थे। बनारस में प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े चेहरा है भाजपा के, एनडीए के, खुद 6 घंटे पीछे चल रहे थे। और क्या हाल हुआ यूपी में, क्या हाल हुआ महाराष्ट्र में, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। ऋषि जी चलते संक्षेप में हमें इतना बता दीजिए, लुधियाना रैली 2009 याद है ना, एनडीए की रैली प्रकाश सिंह बादल ने बुलाई थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंचे और बिहार के मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके ऐसे उठा दिया। फोटो पटना में वो फोटो लग गई तो नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि डिनर कैंसिल कर दिया भाजपा नेताओं का। तो नीतीश कुमार फोटो से बड़ा बचते हैं, बहुत बचते हैं, कोई संकेत नहीं देते ऐसा। अब देखिए अडानी परिवार के सदस्य आए थे, कहा जा रहा है कि वो पीछे हट गए। दूसरा, लुधियाना रैली वाली बात आप जान गए। अब अंबेडकर पर बयान के बाद क्या नीतीश कुमार और अमित शाह की साझा तस्वीर हम लोग देख पाएंगे, पत्रकार लोग? अब देखिए, इन लोगों का ऐसे 36 का आंकड़ा है, और खासकर या फिर बाबा साहब तेजस्वी यादव भीमराव पुरानी अम्बेडकर, फोटो साझा दिखे, साथ का फोटो, पुराना फोटो दिखाकर दलित वोटों के बीच में जाने की कोशिश करेंगे अगर नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला तो। आप देखिए, मैंने शुरू में कहा, ये तेजस्वी यादव पे डिपेंड करता है, ये इंडिया गठबंधन के नेताओं पे डिपेंड करता है कि चुनाव तक इस विषय को कब तक वो जिंदा रख पाते हैं। अब जैसे देखिए अरविंद केजरीवाल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में भोज पार्टी आयोजन कर रहे हैं। वो जब तक चुनाव होगा, देख लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल से तमाम नेताओं को सीखना चाहिए कि मुद्दे को कैसे गर्म किया जाता है। अब उन्होंने पत्र लिख दिया, दोनों लोगों को पत्र लिख दिया, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को। अब वो उनके सम्मान में भोज पार्टी आयोजन कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे तो तमाम चीजें, फिर दलित बस्ती में जाएंगे वो सेवा करने। तो ये अरविंद केजरीवाल से समझना चाहिए कि मुद्दे को कब तक गर्म रखना है, फिर मुद्दे को कब तक ठंडा करना है। आपको याद है ना, पिछले विधानसभा चुनाव में वो एक जगह नहीं गए थे, एक कनक्लेव में, मैं भी उस कनक्लेव में था, अरविंद केजरीवाल मेरे ही टेबल पे बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल से जब हमारे मित्र किशोर आजवानी ने हनुमान चालीसा गाने की फरमाइश की तो वो गाए नहीं, पूरे लय में गाए, या पूरे कॉन्क्लेव में बैठे लोगों को अपने साथ उन्होंने गवाया जी। और एक स्थान पे जाने का चैलेंज बीजेपी कर रही थी, क्या क्या नहीं कहा गया था, वोट डालो यहाँ, फन्ना 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 डैश डैश डैश। हाँ, वो गए नहीं गए जी। तो ये स्मार्ट, देखिए तेजस्वी यादव की लास्ट में 2 सेकंड लूंगा। तेजस्वी यादव से बिहार के लोगों को काफी उम्मीद है, लेकिन तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग हैं उनसे उनको छुटकारा पाना पड़ेगा। कल भी मैंने एक विधायक को कहा, मेरी बातचीत हो रही थी, राजद के विधायक हैं वो, मैंने उनको कहा कि ये जो आप लोग जो ब्रेकर लगा देते हैं ना, वो हटाइए। तेजस्वी यादव डायरेक्ट विधायक से मिले, यदि राजद के किसी विधायक को तेजस्वी यादव से मिलना है तो थर्ड पार्टी से वो अपॉइंटमेंट क्यों लेगा, थर्ड पार्टी से सहमति क्यों लेगा?
डायरेक्ट तेजस्वी यादव से क्यों नहीं मिल सकता है? यही स्थिति राहुल गांधी की है। तो ये चीज बदलाव तेजस्वी यादव को अपने टीम में बदलाव लानी पड़ेगी और लोगों कार्यकर्ताओं से मिलिए, वही आपका जान है भाई, वही आपको मुख्यमंत्री बनाएगा और उसी कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे आप। मुझे ऋषि जी किसी ने बताया, कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं लेकिन मैं एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। मुझे किसी ने बताया, बहुत बिहार की सियासत के, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी ने, कि राहुल गांधी एक बार नीतीश कुमार से 20 मिनट 15 मिनट अगर बात कर ले तो बिहार का सियासी मंजर बदल जाएगा, और बिहार ही नहीं देश का सियासी मंजर बदल जाएगा अगर राहुल गांधी खुद पहल करके बात कर ले तो। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। इतना जरूर है कि अम्बेडकर पर गृह मंत्री के बयान के बाद नीतीश कुमार के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। साख का संकट, वोट बैंक का संकट, और इन सब से आगे अपने सियासी समीकरणों को उस रूप में साधने का संकट जिस रूप में विधानसभा चुनाव उनके सामने खड़ा है। लेकिन बड़ी भूमिका तो उनकी पार्टी में उनके अपने ही निभा रहे हैं। ये जरूर है कि लोकसभा वाले अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। छोड़ दीजिए ललन सिंह क्या बोल रहे हैं, ललन सिंह के साथ 1/3 सांसद भी नहीं है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद वाले राष्ट्रीय महासचिव और कार्यकारी अध्यक्ष बन के क्या करते हैं, किस भूमिका में होते हैं। नीतीश कुमार को इन सारी बातों की भनक है कि बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी के अंदर किस तरह से राजनीतिक संधियों को देखा जा रहा है और किस तरह से उनकी जो छवि बनाने की कोशिश हो रही है उसमें उनके अपने लोगों की चुप्पी का कितना बड़ा योगदान है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो चीजों को बर्दाश्त नहीं करते, और जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सीक्रेट करते हैं। ये बात अलग है कि ऋषि मिश्रा जी को पता लग जाता है कि 9 अगस्त को क्या होगा, ये ट्वीट भी कर देते हैं। शायद इनसे बात होती होगी, अब तो इनको बताएंगे भी नहीं कि ये ट्वीट कर पाए। खैर जो भी होगा देखते जाइए, सियासत बहुत गर्म है और इसी दिलचस्प नजारे को देखिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं बिहार में सत्ता परिवर्तन होता नहीं है, विपक्ष परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन की मंशा बहुत लोग पाले हुए हैं, बहुत लोग बिहार का सम्राट बनना चाहते हैं। देखते हैं सम्राट कुर्सी खाली करे तब तो कोई सम्राट बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने समय निकाला और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। नमस्कार।